नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर कल नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी और गांधीवादी मौलाना वहीदुद्दीन खान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2030 तक $10 खरब के सेवा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 96 देशों के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पारस्परिक सहमति बनी। ये भारतीय टीके और टीकाकरण की वैश्विक स्तर पर स्वीकृति को दर्शाता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तमिलनाडु में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। और 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला कल। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत द्वारा आयोजित दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कल नई दिल्ली में होगा। इस संवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या सुरक्षा परिषदों के सचिव हिस्सा लेंगे और इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस संवाद में ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये दोनों देश भाग नहीं ले रहे हैं। चीन ने कहा है कि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये पहली बार है जब मध्य एशिया के वे देश भी अफगानिस्तान पर किसी बैठक में भाग ले रहे हैं जिनकी सीमा अफगानी भूमि से सटी नहीं है। इन देशों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि ये अफगानिस्तान में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं। सूत्रों ने कहा है कि बैठक में अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति तथा कट्टरवाद, चरमपंथ, मादक पदार्थों का उत्पादन और तस्करी पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान में रह गए सैन्य हथियार भी चर्चा का हिस्सा होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले इस तरह की 2 बैठकें 2018 और 2019 में ईरान द्वारा आयोजित की गई थी। कोविड महामारी के कारण तीसरी बैठक पहले भारत में आयोजित नहीं हो सकी थी। भारत के अफगानिस्तान के लोगों के साथ पारंपरिक रूप से करीबी और दोस्ताना संबंध है। भारत ने अफगानिस्तान के समक्ष सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमत होकर कदम उठाने का आह्वान किया है। यह वार्ता भी उसी दिशा में एक कदम है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा ने आकाशवाणी से कहा है कि बैठक में भारत, ईरान और रूस जैसे महत्वपूर्ण देशों की हिस्सेदारी से सकारात्मक और निश्चित परिणाम सामने आएंगे।
I don't think there was any expectation from the very beginning that the Pakistani NSA would be attending this conference because, as I said earlier, Pakistan does not want India to play any role whatsoever in the process in Afghanistan. That does not mean that the others are unimportant because you have very important players like Iran, like Russia, India. You also have the Central Asian states which border Afghanistan. Without their support, the Taliban government will be in difficulty. And I'm sure that there would be a positive way which will evolve going forward. संवाद से पहले श्री डोभाल आज शाम उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के साथ चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बासीलाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी और गांधीवादी मौलाना वहीदुद्दीन खान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोकसेवक नृपेंद्र मिश्र और अन्य हस्तियां शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार की सूची में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बरुआ, लोक संगीतकार गोपीराम बारग्यान बुरघाकट, कलाकार दुलारी देवी, संगीतज्ञ बॉम्बे जयश्री और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BKS संजय शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर BKS संजय ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए गौरव की बात है। बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो मुझे बहुत पुरस्कार मिले, लेकिन राष्ट्रीय नागरिक सम्मान मिलना, वो भी पद्म पुरस्कार मिलना, तो एक तो बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। न केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे प्रदेश के लिए बड़े खुशी की बात है। पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान के श्याम सुंदर पालीवाल ने पद्मश्री सम्मान मिलने पर खुशी व्यक्त की। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री ग्राम पंचायत में पिछले लगभग 20 सालों से बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध करवाने पर काम कर रहा हूँ। इन कामों की वजह से आज हमारे गांव को, हमारे कामों को पद्मश्री से नवा सम्मान किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने लगा है कि अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करें, प्रकृति के लिए काम करें और नवाचार करें तो सम्मान की कोई कमी नहीं है। आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं कि कितना खुश हूँ मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, गांव से बाहर रहते हैं वो सभी लोग इतने खुश हैं कि आज हमारा गांव को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है। बनारस के प्रगतिशील किसान चंद्रशेखर भी पद्मश्री से पुरस्कृत होने पर बहुत प्रसन्न हैं। मैं चंद्रशेखर सिंह वाराणसी से प्रगतिशील किसान। आज मुझे जो है पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। बहुत ही हर्ष हो रहा है और साथ साथ एक प्रेरणा मिली है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में और बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा और करीब करीब लाखों किसानों को जोड़कर मैं जो चल रहा हूँ, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बनाया हूँ, सीड प्रोडक्शन करता हूँ। करीब 200-300 हमारे फार्मर जुड़े हैं जो भी उत्पादन करते हैं और मैं पूरे बनारस में सारे किसानों को जो है उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रहा हूँ। किसान मेला, किसान गोष्ठी माध्यम से प्रशिक्षित कर रहा हूँ। साथ ही जो है अच्छे बीज जो है किसानों के यहाँ पहुँचाया जा रहा है, इससे किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और अधिक उत्पादन ले रहे हैं। साथ ही साथ जो है किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और उसके लिए मैं जो है पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत पद्मश्री से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति ने कल वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2030 तक 10 खरब डॉलर के सेवा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में वैश्विक सेवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर विश्व में सेवाओं का निर्यात करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। श्री गोयल ने कहा कि विश्व में सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की क्षमता भारत में है और सेवा क्षेत्र भारत को असेंबली अर्थव्यवस्था से नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में बढ़ावा दे रहा है। श्री गोयल ने कहा कि आज भारत में सेवाओं के निर्यात में सबसे अधिक योगदान आईटी और आईटी इनेबल्ड सेवाओं का है। उन्होंने कहा कि वृद्धि की क्षमता रखने वाले अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
वाणिज्य मंत्री ने निर्धारित जिलों को निर्यात केंद्र बनाने वाली संपूर्ण निर्यात रणनीति बनाने में राज्यों की मदद करने की जरूरत पर भी बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय कोविड रोधी टीकों और टीकाकरण को 96 देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृति दे दी है। इन देशों में कोविशील्ड की दोनों खुराक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीके के लिए भारतीयों को यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी। इन देशों में कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश, पोलैंड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, तुर्की, यूनान, फिनलैंड, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, संयुक्त अरब अमारात, श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान शामिल हैं। श्री मांडविया ने कहा कि इस कदम से भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने में सुविधा होगी। ब्रिटेन ने भारत में निर्मित कोविड टीके कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.25% है। देश में अब तक 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और 61 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 116 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 15 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 25 से 30 लाख लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से टीकाकरण अभियान प्रतिदिन रात 10 बजे तक जारी रखने को कहा है। कोविड टीकाकरण के लिए पात्र कुल 15 करोड़ प्रदेशवासियों में से अब तक 9 करोड़ 95 लाख लोगों को कम से कम पहली डोज लग चुकी है और तकरीबन 5 करोड़ लोग बाकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाकी बचे लोगों को भी टीके लगाने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अगर निर्धारित समय में लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि इस काम में जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाए। प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, झांसी और लखनऊ जिलों में 75% से अधिक टीकाकरण की पात्र आबादी को कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोविड प्रावधानों में छूट दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि कर्नाटक में 2 या इससे कम दिन के प्रवास के लिए आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक नहीं होगी। इन लोगों को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले लौटने की जानकारी देनी होगी और एक स्वघोषणा करनी होगी। इस घोषणा में आगंतुकों को बुखार, खांसी, गले में दर्द और सांस में तकलीफ से खुद को मुक्त घोषित करना होगा। हालांकि उन्हें थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा और पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर कल नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, भारतीय अमरीकी वैज्ञानिक डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी और गांधीवादी मौलाना वहीदुद्दीन खान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2030 तक $10 खरब के सेवा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 96 देशों के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पारस्परिक सहमति बनी। ये भारतीय टीके और टीकाकरण की वैश्विक स्तर पर स्वीकृति को दर्शाता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अभियान के अंतर्गत 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तमिलनाडु में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला कल। निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। महाराष्ट्र की 6 सीटों, कर्नाटक की 25, तेलंगाना की 12 और आंध्र प्रदेश की 11 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान होगा। 16 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के क्षेत्रों में हवा के कम दबाव का नया क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने चेन्नई में बताया कि इसके बृहस्पतिवार तक उत्तरी तमिलनाडु तट पर पहुंचने की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के जिलों और रामनाथपुरम तथा पुदुचेरी के कराईकल क्षेत्र में बहुत तेज वर्षा होने की आशंका है। राज्य के 6 दक्षिणी जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने और चेन्नई सहित 9 उत्तरी और केंद्रवर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में राहत और बचाव के उपाय युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री राज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के साथ बेंगलुरु में बैठक की। श्री पाटिल कल से कर्नाटक की यात्रा पर हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि कर्नाटक में डोड्डाजला और राजनकुंटे ग्राम पंचायतों ने विकास के क्षेत्र में नए मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें देश की अन्य ग्राम पंचायतों में अपनाया जा सकता है। डोड्डाजला और राजनकुंटे दोनों गांव में बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया है और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। जैसे कि आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, पानी का आरओ का प्लांट है, ये सारा इनोवेटिव आइडिया एक यहाँ किया है। और मैंने डोड्डाजला गांव में एक स्कूल देखा तो किसी प्राइवेट में आदमी का भी स्कूल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा स्कूल वहाँ पे बनाया है। हर गाँव में जो स्ट्रीट लाइट है वो सोलर के ऊपर चल रही है। हमारा एनर्जी सेविंग का काम यहाँ पे कर्नाटक में गाँव के लोग कर रहे हैं। और एक मैंने देखा कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर बनाए हुए हैं और वो 20% 40% डिस्काउंट में लोगों को मेडिसिन दे रहे। और मुझे बताया गया लगभग 500 पंचायतों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ सोनू सूद। शेयर बाजारों में शुरुआती तेजी गंवाते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की मंदी से 112 अंक कम होकर 60,433 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% की गिरावट से 24 अंक टूटकर 18,044 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 74 रुपये 4 पैसे दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 96 रुपये बढ़कर 48,114 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य 50 सेंट बढ़कर $83.93 प्रति बैरल पर था। पश्चिम बंगाल में आज राज्य कैबिनेट में फेरबदल किया गया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त विभाग अपने पास रखा है।
निवर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मित्रा का विधानसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है। डॉक्टर मित्रा को मुख्यमंत्री और वित्त विभाग का प्रधान मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मित्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में अबुधाबी में कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मैच बृहस्पतिवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सभी उपभोक्ताओं को आजादी का अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क प्रमाणित स्वर्ण आभूषण खरीदें। उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 14404 पर संपर्क करें। ये संदेश भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने जनहित में जारी किया है। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसे परिक्रमा कार्यक्रम में कल शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र की एक रियासत थी, जबकि अधिकांश अन्य रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। जूनागढ़ के शासक नवाब महाबत खान रसूल खान जी थे। मई 1947 में कराची के शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने। उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जूनागढ़ का हित भारत में शामिल होने में है। जूनागढ़ के लोगों की लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को विलय के संबंध में जूनागढ़ के लोगों के फैसले को स्वीकार करने और इसका पालन करने का प्रस्ताव दिया। नवाब के प्रति जूनागढ़ के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और दिन प्रतिदिन स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। नेहरू जी के प्रस्ताव पर 1 महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद भारत ने अपनी ओर से उपाय किए। जूनागढ़ के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका से नवाब अपने परिवार और अपने पालतू कुत्तों के साथ हवाई मार्ग से कराची भाग गए और 8 नवंबर को भारत सरकार को राजकोट में क्षेत्रीय आयुक्त के माध्यम से जूनागढ़ का प्रशासन संभालने को कहा। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का प्रशासन राजकोट आयुक्त MN बुच को सौंप दिया गया। भारत ने संकेत दिया था कि वो जनमत संग्रह के माध्यम से इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देना चाहेगा। 20 फरवरी 1948 को ये जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 2 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 91 ने
पाकिस्तान में विलय के पक्ष में वोट डाला और इस तरह लोगों की इच्छा से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गई। आज असम की स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास की पुण्यतिथि भी है। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो लोगों के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए बानर सेना में शामिल हो गईं और चक्र संघ का गठन किया। उन्होंने अपनी मां से प्रेरित होकर मातृभूमि को मुक्त करने का संकल्प लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी का विरोध करने पर उन्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। 1940 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जेल भेजे जाने के कारण पुष्पलता दास की पढ़ाई छूट गई। वर्ष 1940 से 1942 तक वे राष्ट्रीय योजना समिति की महिला उप समिति की सदस्य के रूप में बॉम्बे में थीं। इस दौरान उन्होंने विकास और रचनात्मक कार्यों के लिए मृदुला साराभाई और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ काम किया। वर्ष 1942 में पुष्पलता दास ने ओमियो कुमार दास से विवाह किया, जो एक सच्चे गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। विवाह के बाद पुष्पलता ने अपने सहकर्मियों के साथ तेजपुर में शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी का आयोजन किया। पुष्पलता को गोहपुर थाना परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जुलूस का नेतृत्व करना था। लेकिन भाग्य ने अपना खेल खेला और जुलूस की कमान पुष्पलता दास के बजाय कनकलता बरुआ ने संभाली और वे ब्रिटिश गोलियों का शिकार हो गईं। स्वतंत्रता के बाद पुष्पलता दास संसद सदस्य बनी। उन्होंने एक प्रसिद्ध असमिया पत्रिका जयंती के संपादक के रूप में भी काम किया। पुष्पलता दास को स्वतंत्रता आंदोलन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा ताम्र पत्र की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस महान विभूति ने 9 नवंबर 2003 को 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। आज प्रमुख राष्ट्रवादी संपादक और स्वतंत्रता सेनानी श्री कोटम राजू रामाराव की 125वीं जयंती भी है। उनका जन्म 9 नवंबर 1896 में चीराला, आंध्र प्रदेश में हुआ था। वरिष्ठ संपादक श्री कोटम राजू रामाराव ने लाला लाजपत राय के अखबार द पीपल सहित अविभाजित भारत के कई बड़े शहरों में 25 से अधिक अखबारों में काम किया। वे लखनऊ से प्रकाशित दैनिक नेशनल हेरल्ड के संपादन के लिए भी याद किए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगस्त 1942 में श्री रामाराव को नेशनल हेरल्ड में लिखे उनके संपादकीय के कारण 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। उन्होंने लखनऊ की कैंप जेल में कांग्रेस सत्याग्रहियों को यातनाएं दिए जाने के लिए ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की थी। भगत सिंह के ऐतिहासिक लाहौर षड्यंत्र मामले से संबद्ध शिव वर्मा और जयदेव कपूर जेल की कोठरी में उनके साथ थे। श्री रामाराव 1952 में अविभाजित मद्रास राज्य से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए। रामाराव ने सेवाग्राम आश्रम में बापू के साथ भी काम किया, जो उन्हें फाइटिंग एडिटर कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने रामाराव को भारतीय पत्रकारिता के द्रोणाचार्य की संज्ञा दी थी। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर कल नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2030 तक $10 खरब के सेवा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 96 देशों के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पारस्परिक सहमति बनी। ये भारतीय टीके और टीकाकरण की वैश्विक स्तर पर स्वीकृति को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की और 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला कल।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।